नमस्कार साथियों। इंडियन इंग्लिश राइटर्स की अगली सीरीज में हम आज देखते हैं अरुंधति रॉय को, जिनका जन्म हुआ है 1959 यानी 1959 को। फुल नेम इनका था सुजैन अरुंधति रॉय। इनका बर्थ प्लेस है शिलोंग, असम में, अभी जो मेघालय में पड़ता है। ठीक है। इनका जो जैसे ये राइटर, असेइस्ट और एक्टिविस्ट थी, डायस्पोरिक राइटर हैं यानी प्रवासी। इनका जोनर है फिक्शन, नॉन फिक्शन, दोनों टाइप से ये लिखती हैं। ठीक है। अब देखिएगा आगे। नॉन फॉर, और ये जानी जाती है पॉलिटिकल एक्टिविज्म इन ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में ये जानी जाती है। ठीक है। तो आगे देखिए। वैसे बेसिकली इनका जो मेन जो है यानी अपने पॉलिटिकल एक्टिविज्म जैसे सपोर्ट ह्यूमन राइट्स के बारे में, इन्वायरमेंट जस्टिस के बारे में और एंटी ग्लोबलाइजेशन के बारे में इन्होंने लिखा है। इन्होंने एक्सटेंसिवली ऑन कश्मीर के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में, और जो माओवादी है इनकी जो विद्रोह चल रहा था उनके बारे में खूब सारे लिखा है। और जो स्टेट है उसमें जो हिंसा हो रही है उस क्षेत्र में, जैसा वर्तमान समय में हम देख भी रहे हैं पीछे, उन सब के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है। फिर आता है फैमिली के बारे में और इनके सिबलिंग्स के बारे में। तो इनके पिता जो थे रंजीत रॉय, वो एक बंगाली हिंदू थे, टी प्लांटर थे। और जब ये बचपन में ही यानी अरुंधति रॉय जब बचपन में थी तभी उनका देहांत हो जाता है। इनकी माँ थी मैरी रॉय, जो एक सीरिया की क्रिश्चियन थी, और जो यानी अपनी माँ से ही इन्होंने क्या है, जो वुमेन राइट्स के लिए एक्टिविस्ट रहती थी, तो इस कारण से उन्होंने अपनी माँ से ये सीखा था। ठीक है। जो एक एजुकेटर थी। सिबलिंग्स में इसका एक भाई है जिसका नाम पब्लिकली नहीं आता है, और जो पेरेंट्स थे वो सेपरेट हो गए थे जब ये छोटी थी। तो उसके बाद इसका जो पालन पोषण है वो इसकी माँ ने ही किया था, यानी माता पिता दोनों सेपरेट हो गए थे, तो इनकी माँ के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। ठीक है। और इनकी शादी जो है वो होती है अरुंधति रॉय की गिरार डी क्यूना से, जो एक इंडियन आर्टिस्ट आर्किटेक्ट थे। जब यानी वो मिलते कहाँ हैं, जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है वहाँ मिलते हैं, लेकिन शादी करने के बाद ये शादी लंबे समय तक नहीं रही, और वो उन्होंने परिणाम स्वरूप क्या है, दोनों अलग हो गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या है, जैसे शादी किया था एक प्रदीप कृष्ण नाम के जो फिल्म मेकर और इन्वायरमेंटलिस्ट है, उनसे शादी की थी, जो एक लंबी अवधि की रिलेशनशिप थी। इनका एजुकेशन है वो कॉर्पस क्रिस्टी स्कूल जो कोट्टयम केरला में, वहाँ पे हुआ। कॉलेज दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में हुआ, और बैचलर इन आर्किटेक्चर में इन्होंने जो है वो डिग्री हासिल की है। फिर इसके बाद आता है कि जो मेजर अवार्ड्स जो हैं उनमें देखिए अपने द मान बुकर प्राइज 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है ये कई बार, और उस अवार्ड को लेने वाली ये पहली महिला है, मान बुकर अवार्ड, जो अपने डेब्यू नोवेल में लिया, यानी पहला ही नोवेल लिखा और उसमें इनको क्या है अवार्ड मिल गया, तो ये पहली महिला है ये। ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 2006-5 के लगभग जैसे मिला था। द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस के बारे में। सिडनी पीस प्राइज है वो सोशल कैंपेनिंग और एडवोकेसी के बारे में मिला। ऑरवेल अवार्ड जो है वो पॉलिटिकल राइटिंग के लिए लिखा, यानी पॉलिटिकल राइटिंग के लिए जब इन्होंने लिखा ना तब इनको ये अवार्ड मिला। फिर है नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले 1988 में, जो कि इनका जो एक नोवेल है इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस जो है उसके लिए इसको मिला है। ठीक है। फिर नॉर्मन मेलर प्राइज 2011 में, तो ये मिला था। इनके कई सारी जो डिस्टिंग्विश्ड यानी बहुत ही विशिष्ट राइटिंग है उसमें। और लेनिन फाउंडेशन प्राइज फॉर कल्चरल फ्रीडम 2002 में इनको मिला है। और फिर उसके बाद देखिए कल्चरल फ्रीडम प्राइज 2014 में मिला है, अवार्ड बाय लेनिन फाउंडेशन, अगेन दोबारा मिला था ये। यूरोपियन असेई प्राइज 2006 में फॉर अर बॉडी ऑफ पॉलिटिकल वर्क, यानी इन्होंने क्या है बहुत ही एक्टिवली काम किया था उसमें। अब देखिए जो अपने क्वेश्चन देखें, जैसे इनके जो मुख्य काम है, मुख्य काम में सबसे पहले आता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में। इसका जो प्रकार है वो फिक्शन का है, और ये जो कहानी है वो क्या है, केरला की कहानी है। नोवेल जो है वो एक ट्रेजिक चाइल्डहुड ट्विंस है उनके बारे में कहानी है। और जो चाइल्डहुड ट्विंस हैं वो अपने आप में क्या है, रेल और ऐसा जो है वो है इसमें, जो एक्सप्लोरिंग फॉरबिडन लव, यानी जो खो गया उनका प्यार जो है वो, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव था उस पर, और ब्रोकन फैमिलीज के बारे में बतलाता है। किस प्रकार से एक छोटी सी घटना जो है वो इन लोगों के जीवन को यानी लिव्ड इन रिवर्सिबल वेज, यानी वो वापिस नहीं जा पाते अपने, यानी जो बचपन खो गया या जो स्थिति उन्होंने खो दी
उसमें वो वापस नहीं जा पाते, इस प्रकार के बारे में बतलाया गया है। और जो थीम है इसका वो लव, लॉस, फैमिली, कास्ट, मेमोरी और सोशल जस्टिस है। कैरेक्टर इसमें जैसे एमू जो ट्विन ब्रदर्स हैं, सेंट्रल ट्रेजिक फिगर है ये, राहेल और आस्था जो भाईचारे वाले नहीं, दोनों के दोनों क्या ट्विंस हैं। और नरेटर्स ऑफ फ्रेगमेंटल मेमोरी, यानी नरेटर्स जो हैं वो एकदम खंडित सी बात है, क्योंकि जो हार्ड मीनिंग है उसको साथ में ही आपको ऐड कर दिया है। वैल्यू था जो अनटचेबल है, एमूज लवर है, सिंबल ऑफ रिबिलियन, वो क्या है, उसका विद्रोह करता है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। इसमें आप देखोगे ये ऐसे टाइप का है, एक कलेक्शन है कई सारे एसेज का, जो ग्लोबल जस्टिस जैसे यूएस इंपीरियलिज्म और इंडियन सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप जो थी 1990 के बाद, उसके बारे में बतला रहा है। उसके बाद की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बात करता है। रॉय जो है वो इस बात के बारे में क्रिटिक करती हैं मिलिट्रिज्म, न्यूक्लियर पॉलिसीज और सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में। तो यानी जो सामाजिक जो तानाबाना है उसके बारे में ये बहुत ज्यादा अपने आसपास के बारे में जो बात है, जैसे थीम है ना ग्लोबल इनजस्टिस है, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है, नेशनलिज्म है, इनके बारे में बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद देखिए एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये 1998 का है, जो अपने आप में असही है। इसमें ये क्रिटिक करती हैं, यानी आलोचना करती है भारतीय न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उसमें, और जो उस कारण से जो अलगाव हुआ है, ठीक है, उस कारण से जो अलगाव हुआ है उसके बारे में, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, यानी जो लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसमें, और वो डिफेंड करती है इमेजिनेशन को, जो से जो प्रतिरोध हुआ था ना उसकी पालना का, जो स्टेट पावर है उन सब के बारे में, न्यूक्लियर, एंटी न्यूक्लियर स्टंस और फ्रीडम ऑफ थॉट, इसके बारे में ये इसका थीम है। फिर आता है वॉकिंग विद कामरेड्स, ठीक है, 2010 में नॉन फिक्शन या रिपोर्टेज, रिपोर्टाज जैसे अपने बोलते हैं ना, रिपोर्ट जैसे प्रतिवेदन बोले अपने, तो प्रतिवेदन टाइप का होता है ये। ठीक है, ऐसी चीज अपने को देखने को मिलती है। इसमें कहानी क्या है, इसमें जर्नी इनटू फॉरेस्ट, जो सेंट्रल इंडिया वहाँ के फॉरेस्ट में जैसे एक यात्रा होती है, जिसमें माओवादियों से जो छापामारी युद्ध करते हैं ना उनसे मिलती है, उनके जीवन के बारे में बतलाती है और मोटिवेट करती है, उनके विरोध के जो शोषण है उनके बारे में, और स्टेट जो है वायलेंस उसके बारे में। थीम इसका हो गया ट्राइबल राइट्स, इंसर्जेंसी और कैपिटलिज्म। ठीक है, कैरेक्टर इसमें जो है वो सारे के सारे रियल लाइफ ट्राइबल के बारे में, जो और जो माओवादी जो फाइटर हैं उनके बारे में बात चल रही है। फिर है वॉर ऑफ पीस, वॉर इज पीस। ठीक है, ये इन्होंने लिखा था 2001 में, जो पॉलिटिकल असही है, इसमें वो निंदा करती है जो पाखंड चल रहा है ना ग्लोबल वॉर का, उसके बारे में, और जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उसके बारे में, जैसे पर्टिकुलरली जैसे यूएस में 9/11 का जो अटैक हुआ था उसके बारे में जो पॉलिसीज बनी, उसका जो प्रभाव था डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, भारत के देशों पे, उसके बारे में। और इसमें क्या है, जैसे वार रेटरिक जैसे ये चलता है कि जैसे उसमें बड़ा बड़ा चढ़ा के बातें की जा रही है, और मीडिया जो मैनिपुलेशन यानी मीडिया की जो चालाकी है उन सब के बारे में। तो जो अरुंधति रॉय जो है इनकी जो थीम है बहुत ही शानदार होते हैं। ठीक है, और फिर आता है द ग्रेटर कॉमन गुड 1999 को, पॉलिटिकल ऐसे ये भी है, इसमें बहुत ही तीखी आलोचना की गई थी सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है ना, और हाईलाइट किया गया था उसको किस प्रकार से, यानी किस प्रकार से, यानी जो सरदार सरोवर डैम बना और ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको क्या अलग थलग कर दिया था, और इन्वायरमेंट डैमेज किया जा रहा था। जो स्टेट गवर्नमेंट जो थी उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे जो बात की थी उसके बारे में ये बात लिखी गई। देखिए इसमें क्या है, इन्वायरमेंटल जस्टिस और डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन करना, मतलब एक स्थान से अलग कर दिया उसको, और रियल ट्राइबल वॉइसेज हैं जो, एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के जो विधान है उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है वॉर टॉक्स, वॉर टॉक्स में ये पॉलिटिकल ऐसे ये भी है, तो ये आपने देखा होगा जितने भी जो इसके जोनर हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से उठाए हुए हैं। इसमें सीरीज ऑफ कॉलम्स हैं, कॉलम्स यानी स्तंभ लेखन, जो जैसे हम मैगजीन में पढ़ते हैं, और असीज वगैरह हैं जो नेशनलिज्म के प्रति थ्रेट राइज करते हैं, और वॉर इन साउथ एशिया, ठीक है, इसमें वॉर, पीस और स्टेट प्रोपेगेंडा जो चलते हैं उनके बारे में इन्होंने क्या है लिखा है इसके बारे में। फिर आता है पावर पॉलिटिक्स, इसमें भी असीज की बात हो रही है, जो लेख हैं डिस्कस करती हैं प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और जो एडवर्स इफेक्ट, इसके अलावा जो अन्य जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं किसके, नियोलिबरल, नव उदारवाद, यानी बात यह कि नए सुधार किए जाएं उसके बारे में। पॉलिसीज इन इंडिया क्वेश्चनिंग करती हैं जो इंटेंशन थी कोऑपरेट लेड डेवलपमेंट है उसमें, इकोनॉमिकल इंपीरियलिज्म और नियोलिबरलिज्म के बारे में इसका थीम है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, जो कंटेंट है उसको आप प्रिपेयर करोगे। फिर इसके बाद देखिए कश्मीर द
केस फॉर फ्रीडम 2011 में पॉलिटिकल ऐसे हैं को ऑथर्ड, ठीक है ना। तो इसमें वो आर्ग्यू करती हैं कि जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इन कश्मीर, यानी जैसे आत्म दृढ़ता के बारे में बात करती हैं वो, डीलिंग जो स्टेट वायलेंस हो रही है उसके बारे में, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के बारे में, और साइलेंसिंग ऑफ डिसेंसिंग वॉइसेस, और असहमति पूर्वक जो आवाज है वो चुप हो रही है, उसमें उसके बारे में लिखा है। थीम इसका है फ्रीडम, मिलिट्रिज्म और स्टेट ऑपरेशन, ठीक है। इन सब मुद्दों के बारे में उन्होंने लिखा है। और रियल वॉइसेस यानी करेक्टर्स नहीं है इसमें, रियल वॉइसेस ऑफ कश्मीर है, तो ये कोई करेक्टर नहीं होता लेकिन ऐसे समझते हैं अपने, ठीक है। फिर देखिए कैपिटलिज्म यानी एक गोस्ट स्टोरी 2014 में पॉलिटिकल ऐसी है। इसमें वो पूंजीवाद के बारे में बतलाती हैं जो भारत में, जैसे भारत में उस कारण से, पूंजीवाद के कारण से जो असमानता, कास्ट और जो धार्मिक पॉलिटिक्स है ना उसके बारे में बतलाती हैं। और जो असही है वो बहुत ही भयानक तरीके से, जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, उसके बारे में जो एकदम एकदम भिन्न है, एकदम अलग जैसे कर रहा है ना, जैसे निम्न वर्ग एकदम निम्न है, उच्च वर्ग एकदम उच्च है, उसके बारे में वो कटाक्ष करती है। कोऑपरेट ग्रीड के बारे में, इन इक्वेलिटी और मीडिया कंट्रोल के बारे में बात हो रही है, ये इसका थीम है। और जो करेक्टर्स हैं वो कोऑपरेशन वाले और स्टेट सिस्टम वाले हैं, ठीक है। फिर आता है आपके माई सेडिटियस हार्ट, यानी जो 2019 में लिखा था, तो नॉन फिक्शन असेस में से लिया गया। इसके जो बहुत ही विशाल संकलन, यानी एक ग्रुप है रॉय की जो पॉलिटिकल राइटिंग है, उसमें जो 2 डिकेड उन्होंने बिताए हैं उनको लिया गया है। जो जस्टिस पर इस पर पूरा फोकस है, और जो मतभेद बन रहे हैं जिस कारण से लोकतांत्रिक तौर पर जो इरोजन हो रहा है, जो लोग जैसे एक दूसरी तरफ, यानी एक व्यक्ति से दूसरी तरफ जा रहे हैं, यानी इरोजन का मतलब जैसे कटाव होना, मतलब लोग जो हैं वो एक समुदाय या एक चीज को छोड़ के दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। डिसेंट, डेमोक्रेसी और एक्टिविज्म जो इसकी थीम है, और करेक्टर इसमें है ना, वो सारे के सारे क्या, वेरियस रियल लाइफ मोमेंट्स और एक्टिविटीज के बारे में। फिर आता है आजादी यानी जो फ्रीडम, तो इसमें क्या है, फ्रीडम, फैसिज्म यानी फांसीवाद, और फिक्शन यानी कल्पना के बारे में 2020 में लिखा। पॉलिटिकल ऐसे ही है, एक टाइमली कमेंट्री की जा रही है ऑफ इंडियाज शिफ्ट टुवर्ड ऑथोरिटेरियनिज्म, और जो असही हैं वो कनेक्ट करता है लिटरेचर के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, और कश्मीर के कन्फ्लिक्ट हैं उनके साथ, ठीक है। इसका जो थीम आ रहा है वो थीम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फांसीवाद और रेसिस्ट यानी प्रतिरोध के बारे में। करेक्टर इसमें वैसे नहीं है लेकिन जो रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल फिगर और सिचुएशन है उनके बारे में, ठीक है। फिर है मिलिट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इसमें पूरी की पूरी कहानी है वो पूरी की पूरी फिक्शन है, यानी कल्पनागत है। तो इसमें एपिक जो है ना वो कई सारे नैरेटिव्स हैं उनको एक साथ करता है, जैसे एक ट्रांसजेंडर वुमन है, एक कश्मीर वॉर जोन कश्मीर के बारे में, और दिल्ली की जो अंडर क्लास जो है उसके बारे में, जो अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात करता है, नेशनहुड के बारे में, और रेजिलियंस जो है उसके बारे में बात करता है। इसमें जो थीम है वो आइडेंटिटी, उपेक्षा, जैसे जैसे मार्जिनलाइजेशन जो है वो उसके बारे में, या लव रेजिस्टेंस के बारे में है। करेक्टर इसमें अंजुम जो कि एक ट्रांसजेंडर है, यूनक है, ठीक है। और जैसे प्रोटागोनिस्ट है, एक वुमन है, एक महिला है, ठीक है। और तिलो जैसे जो आर्किटेक्ट है, इन लव विद ए फ्रीडम फाइटर के प्रति उसका प्यार है। मूसा जो कश्मीरी मिलिटेंट है, एक आतंकवादी है। और सद्दाम हुसैन जो है वो एक दलित है, ऑर्फन, और वॉइस ऑफ द ओप्रेस्ड, यानी जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज उठाने का प्रयास करता है। अब इसके अलावा जैसे इसमें, जैसे इनकी शादी जो हुई थी, अरुंधति रॉय की जो शादी है वो इनके जो पति हैं, तो उन्होंने क्या किया है, वो स्क्रीन राइटर, और जैसे ये जैसे मूवी वगैरह जैसे बनाते थे, तो उसमें ये बात है, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस 1989 में। तो इसमें जो अरुंधति रॉय है उन्होंने रोल प्ले किया है स्क्रीन राइटर का, एक्ट्रेस के तौर पे एक छोटा सा रोल किया है उन्होंने। थीम जो है वो एक कमेंट किया गया है, जैसे कटाक्ष किया गया है ऑन लाइफ ऑफ ए आर्किटेक्चर कॉलेज, ठीक है ना। और इसमें अवार्ड मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले, ठीक है ना। वैसे इससे कोई और बातें नहीं ली गई है। और दूसरा जो इसमें आता है वो है आपके पास है इलेक्ट्रिक मून, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक मून 1992 को, जिसमें इन्होंने स्क्रीन राइटर का रोल किया है। थीम है स्टायरोन इको टूरिज्म इन इंडिया, डायरेक्टेड बाय प्रदीप कृष्ण। प्रदीप कृष्ण जो है वो उसके पति हैं, तो उसके पार्टनर भी हुए, ठीक है। इसके अलावा आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक है। इसमें इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।